एवरीवन, दिस इज कविता हियर। आज हम लोग बायोलॉजी में सेल का अध्ययन कर रहे हैं। सेल के बारे में जानेंगे और मैंने इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला था, कृपया उसे देख लें और उसे तब ये इसका जो है समझ में आ जाएगा कि क्या हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। खैर, शुरू करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे एक पिक्चर, एक फिगर है। ये बेसिक एक प्लांट सेल का जो है पिक्चर है, उसका फिगर है। और ये इसके बगल में जो है वो एनिमल सेल का है। तो हम लोग पहले इसको समझेंगे कि प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट होता है। तो आप ये देखिए, एक प्लांट सेल में का जो इंटीरियर है यही है। प्लांट सेल के इंटीरियर में एक बड़ा सा एक गैप होता है, ब्लैंक स्पेस होता है जिसमें कुछ नहीं रहता है। वो एक बिल्कुल एकदम खाली होता है, उसको वैक्यूल बोलते हैं। और प्लांट सेल में ये क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि आपको एनिमल सेल में नहीं होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। उसका आगे हम लोग और पढ़ेंगे, उसकी जो है और डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वो क्लोरोफिल के बारे में जानेंगे। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण प्लांट का कलर जो है वो ग्रीन होता है। और इस प्लांट सेल का सबसे आउटर वाला जो कवर होता है वो सेल वॉल होता है। सेल वॉल होता है ये थोड़ा हार्ड होता है, टफ होता है। एनिमल सेल के में जो ये सेल वॉल नहीं होता है, इसके कारण से ये सेल वॉल जो है, सेल प्लांट सेल जो है थोड़ा एनिमल सेल के कंपैरिजन में हमें थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा टफ लगता है। ये आप देख रहे होंगे पूरे सेल में जो है ये छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स रहते हैं जिन्हें राइबोसोम्स बोलते हैं। और ये गोल्जी apparatus है, गोल्जी बॉडी ये एक लिपिड का बना होता है। लिपिड यानी फैट का एक स्ट्रक्चर होता है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल प्लेट्स जैसे रख दीजिए एक के ऊपर एक तो उल्टा करके, तो उसी तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हम आगे उसको पढ़ेंगे कि सांस लेने में माइटोकॉन्ड्रिया का जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये है साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर का जो जो कंटेंट है जिसमें ये सब इम्बेडेड है, सारे जो इसके ऑर्गेनल्स हैं जिन्हें बोलते हैं ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो ये सारे इम्बेडेड हैं, वो दोनों उस मटेरियल को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और फिर आगे चलें, देखें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जाल नुमा स्ट्रक्चर होती है, जाल की तरह होती है जिसमें कि ये राइबोसोम्स चिपके हुए रहते हैं। और ये जो बिखरे हुए हैं ये राइबोसोम्स, ये उसी से टूट करके साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूट करके और तब साइटोप्लाज्म में ये इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस इज द बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर। हालांकि जब बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर डीएनए को मानते हैं, डीएनए जीन जो है, लेकिन ये डीएनए जो है वो इसी न्यूक्लियस में रहता है। तो आप कह सकते हैं कि ये बेसिक जो है जेनेटिक स्ट्रक्चर हो गया। न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस होता है। एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये न्यूक्लियोलस में ही होता है। और इसके सेल वॉल और ये जो साइटोप्लाज्म है, जैसे इन साइटोप्लाज्म जिसमें सारा इम्बेडेड है, सारा ऑर्गेनल्स। और ये बाहरी मेम्ब्रेन, सबसे बाहरी वाला जो इसका लेयर हो गया यानी सेल वॉल, इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, यानी जालीनुमा एक स्ट्रक्चर होती है, घेरा होता है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कि कुछ प्लांट्स के लिए जो जरूरी चीज है उनको आने देता है और बाकी चीजों को ये नहीं आने देता, यानी ये सेलेक्टिवली परमिएबल सेलेक्ट करता है। वो परमिएबिलिटी इसकी सेलेक्टिव होती है। और ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, यानी कि ये जो एक तरह से आप इसको कहिए कि सीव है, छन्नी है, जिससे कि मटेरियल्स आर पार होते हैं, इस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से की प्रक्रिया से होता है। अब ये हम इसको देख लें कि वैक्यूल है, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम भी एक बॉडी उसमें होता है जिसका स्ट्रक्चर ये है, लाइसोसोम का दिखाया जा रहा है। इसमें राइबोसोम्स है। और ये जो है लाइसोसोम जो है वो एक्चुअली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो रप्चरेबल होता है, यानी फट जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल हम लोग
जो है आगे जानेंगे।